हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने चैप्टर हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था मैग्नेटिज्म, और पढ़ लिया था मैग्नेटिज्म में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं कि एक बार मैग्नेट हमारे पास में है, छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है, और उसके एंड ऑन पोजीशन पर मतलब उसके एक्सिस पर, उसके बाइसेक्टर पर, मतलब जिसे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं, उन कंडीशन में हमने मैग्नेटिक फील्ड और जनरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट हम लोग निकाल चुके थे। ठीक है, अब हम लोग एक मैग्नेट जो था खुद एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है, ये बात ठीक है। और हमने जनरल फॉर्मूला निकाल लिया, बी इज टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन ऑफ आर क्यूब और अंडर द रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इस रिजल्ट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। डायरेक्शन के बारे में हम स्पेशली ध्यान रखें, डायरेक्शन थीटा प्लस अल्फा से दी जाती है, और ये बातें हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, अब एक मैग्नेट खुद सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन अगर इस एक मैग्नेट को अगर हम रख दें एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो इसका बिहेवियर कैसा होता है, ये बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। चिंता ना करो किसी चीज़ की। जैसे कि आपके पास में एक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम रख देते थे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, टॉपिक का नाम दिया देते थे, कर देते थे उस टॉपिक का नाम कि बिहेवियर ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, बोले भाई ये जो मैग्नेट होता है, ये जो डाइपोल होता है, ये तो खुद सोर्स है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के। तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता होगा जब इनको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो समझे मेरी बात को, जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखा जा रहा है, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये जो डाइपोल्स, ये जो आपके चार्जेज, या जो आपके मैग्नेट्स जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्शन करते हैं, इसके मुकाबले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत 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 पावरफुल होता है। मतलब इनका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये जनरेट करते हैं, खुद जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है वो इग्नोरेबल होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब मैं इस अगर डाइपोल को रखना चाहता हूं तो एक ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, इस बार मैग्नेट को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा जिसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। किससे? इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता था उससे। मतलब देखिए मेरे पास में क्या है साहब, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं रखूंगा एक किसको, बार मैग्नेट को। लाओ साहब बार मैग्नेट को रखते हैं, ठीक है। और ये बार मैग्नेट को मैं रखता हूं पैरेलल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल होना चाहिए, ये एस और ये एन, मतलब इसके मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में ली गई है। ये देखें साहब, अगर ऐसी कंडीशन हो तो ये कहलाता है पैरेलल। और इसी बार मैग्नेट को अगर मैं एक कंडीशन में रखूँगा एंटी पैरेलल, और मैं देखूंगा इसका बिहेवियर क्या होता है। यहाँ मेरा एस पोल है, यहाँ मेरा एन पोल है, और इस बार मैग्नेटिक मोमेंटम की जो डायरेक्शन गई है वो डायरेक्शन इस तरह से गई है। तो ए कंडीशन कहलाती है आपकी पैरेलल और बी कंडीशन कहलाती है एंटी पैरेलल वाली। अब मैंने जब इस बार मैग्नेट को जब मैंने पैरेलल रख दिया उस कंडीशन में, अच्छा ध्यान रखें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लिया गया है वो यूनिफॉर्म लिया गया है। जैसे अपन ने वहाँ टॉपिक पढ़ा था ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा था, तो आपको एक बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक पोल जिसकी स्ट्रेंथ m होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड b है, तो इसके n पोल जिसको पॉजिटिव पोल की तरह देखा जाता है, यहाँ पर एक फोर्स लगता है ये, और ये फोर्स F इज इक्वल टू mb कैसे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और अगर यूनिट पोल होता तो फोर्स लगता है b, और इसकी अगर पोल स्ट्रेंथ m है तो यहाँ फोर्स लगेगा mb, और s पोल पे जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिव पोल की तरह कंसिडर होता है, इस पर लगने वाला फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी लगेगा F इज इक्वल टू mb, ठीक है। और ये माइनस ऑफ mb इसलिए लिख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। खास बात ये है जब आपने एक बार मैग्नेट को पैरेलल रखा हुआ है तो इसके दोनों पोल्स पे जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है। नेट फोर्स इस कंडीशन में जीरो है क्योंकि दोनों फोर्स एक ही लाइन पर हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल कर देंगे। ठीक इसी तरह से जब मैंने उसको एंटी पैरेलल रखा तो यहाँ पर फोर्स ये लगा,
इस वाले पोल पर फोर्स ये लगा। अभी भी अगर आप देखोगे तो दोनों फोर्स जो है वो इक्वल इन अमाउंट है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, और एक ही लाइन पर होने की वजह से नेट फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मान लो ये एस पोल है, मान लो ये एन पोल है, तो और इसको हमने इस तरह से रख दिया, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस वाले पोल पर फोर्स यूँ लग रहा है, इस वाले पोल पर फोर्स यूँ लग रहा है, दोनों ये यूँ। तो यहाँ पर ये फोर्स लगने की वजह से नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया साहब। और अगर इसको हमने एंटी पैरेलल रख दिया, ठक ये घुमा दिया साहब, तो एन पोल पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एस पोल पर अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ और ये फोर्स यूँ लग रहे हैं, मतलब लग तो यूँ रहे हैं एक लाइन पर, ठीक है, बट मैं उसको यूँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी भी दोनों फोर्स कैसे हुए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्स कितना हो गया आपका, 0 हो गया, यानी इस कंडीशन में भी 0 है। मतलब मैंने इसको रखा पैरेलल, इसको रख के देखा कैसा, एंटी पैरेलल। दोनों ही कंडीशन में मुझे एक चीज़ मिलती है कि नेट फोर्स 0 जा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में किसी भी तरह का कोई फोर्स कपल नहीं है अभी। अब मैं क्या करता हूँ साहब, ये जो मेरे पास में डाइपोल था, इस डाइपोल को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, लेकिन इस बार इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी, इस डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल के साथ में इसको रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये लो साहब, ये हमारा बार मैग्नेट रख दिया गया है, और ये रख दिया गया है, ये आपका एस पोल है, और यहाँ आपका एन पोल है, और आपने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए इसको रख दिया सर, ठीक है। ये जो एंगल है यहाँ से, ये एंगल थीटा कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है भाई। ये हमारे इस मैग्नेट की एक्सिस है, इस तरह से, ये इसकी 2l लेंथ है। अब अगर आप इस कंडीशन में रखते हैं तो क्या फील करेंगे, देखिए इस एन पोल पर फोर्स जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है, यहाँ एक फोर्स लगेगा mb, और वो उसकी डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ इस वाले पोल पर, एस पोल पर फोर्स लग रहा है ये F = -mb। फिलहाल अगर एस पोल पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पूछी जाए, और अगर मैं इस डायरेक्शन को ईस्ट बोल देता हूं, तो ये डायरेक्शन मेरे पास हो गई वेस्ट, ठीक है। दोनों पोल्स पर जो फोर्स लग रहा है आज भी अगर देखा जाए, ये प्लस आई कैप में लग रहा है, तो ये माइनस आई कैप में लग रहा है, यानी दोनों फोर्स अभी भी जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। दैट्स वाई नेट फोर्स जो है वो आज भी 0 है। बट इस कंडीशन में एक नई बात ऐसी हो गई जो पहले नहीं हो रही थी इन दोनों कंडीशन में। अब की बार अगर आप इसको देखोगे तो दोनों फोर्स जो हैं वो कम से कम कोलिनियर तो नहीं है साहब। अब कोलिनियर नहीं है तो दोनों फोर्स कैसे हैं साहब, इक्वल इन अमाउंट है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, और दोनों फोर्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होना, उनका अपोजिट डायरेक्शन में होना, और एक बॉडी ऐसी हो जो कि रोटेट करने के लिए, ट्रांसलेटरी मोशन करने के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई हो। इस तरह की अगर कंडीशन में अगर कोई बॉडी रखी हुई हो और उस पर इस तरह का कोई अगर फोर्स का कपल काम करे, तो इस समय ये अपनी जगह पर रोटेट करेगी, और यहाँ पर क्योंकि ये बॉडी फ्री थी, ध्यान दें मेरी इस बात को, क्योंकि बॉडी फ्री है रोटेट करने के लिए भी और ट्रांसलेटिव मोशन करने के लिए, कहीं से आपने इसको कोई कील व्हील नहीं ठोक रखी है, और इस समय केवल रोटेट करती हो, तो यहां पर फोर्स का ये इफेक्ट कहलाता है फोर्स कपल, नॉट टॉर्क। ध्यान दें इस बात पर, फोर्स कपल कहलाएगा। और फोर्स कपल का सिंबल भी आपका जो होता है वो टो वाला, टॉर्क वाला सिंबल ही होता है, लेकिन फॉर्मूला इसका थोड़ा सा बदल जाता है। और क्योंकि बॉडी हमारी जो है वो यहाँ इस पेन पे अगर मैं लगाऊँ, एक फोर्स मैं यहाँ लगाऊंगा, एक फोर्स अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, तो आप इस पेन को देखिए कैसे जाएगा। जितना फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ उतना फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ। अगर ग्रेविटी नहीं होती, अगर ये तो ग्रेविटी है इसलिए ये नीचे जाएगा, बट अगर ग्रेविटी नहीं होती और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये कहाँ, इस तरह से ये केवल यहीं घूमता रहता। ये तो दोस्त ग्रेविटी थी इसलिए नीचे गया, अदरवाइज मैं अगर इसको यूँ लगाता तो ये केवल यहीं घूमता रहता। साउथ की फिल्में देखी होगी ना, अपना जो हीरो होता है वो एक झांपड़ देता ही यूँ, तो अपना वो जो विलेन होता है ना वो वहीं वहीं घूमता रहता है, ठीक है। वहाँ पर फोर्स कपल तो नहीं होता, बट उससे समझ सकते हो, या उसने एक झांपड़ दी उसके, तो वो यूँ यूँ घूमता रहता है यूँ। तो वो यूँ यूँ, अगर रजनीकांत हुए ना रजनीकांत, तो वो एक झांपड़ देते यूँ यूँ घूमे, ठीक है, वो उस तरह से। तो ये यहाँ जो होगा ये केवल इसी जगह पर इस तरह से रोटेट करेगा, तो ये कहलाता है साहब फोर्स कपल। और फोर्स कपल का सिंबल भी होता है अपना टो। अब फोर्स कपल का फॉर्मूला कितना होता है साहब, इसका फॉर्मूला होता है जो दो आपके पास फोर्स थे, दोनों में से कोई भी एक फोर्स और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों में से कोई भी एक फोर्स, वन फोर्स आपको लेना होता है और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। तो आप दोनों में से किसी भी एक फोर्स को ले लें, आपने लिया mb, और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होने वाली है दोस्त,
एक तो ये वाली होने वाली है यहाँ पर, ये देखो, या फिर अपन इसको यूँ कह सकते हैं, इसको आगे बढ़ा दो, ये वाली। तो ये S था, ये N था, मैं इसको P कह देता हूँ। तो चाहे तो आप NP कह दो, चाहे आपका SP डैश कह दो, ये दोनों चीज़ें है तो बराबर ही। अब ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 2L, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड कितना हो जाएगा 2L कॉस थीटा, ये वाला कंपाउंड कितना होगा 12 साइन थीटा। अब अगर ये 12 साइन थीटा है तो ये भी 12 साइन थीटा होगा। मतलब इनके बीच के अंदर टू इजकल टू अगर हम लोग लेंगे तो एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई दोस्त, एन पी ले ले चाहे एन एस पी डैश ले ले, ठीक है। यहाँ आपका एस है इस जगह, ठीक है, और यहाँ आपका एन है, ये आपका एन पोल की तरह काम कराता है। तो आप एन पी ले लेते हैं या एस पी डैश ले लेते हैं, बात एक ही है। और एन पी की वैल्यू क्या होगी साहब, एन पी की वैल्यू होगी, समझदार हो आप लोग, और ये हो गई 2L साइन थीटा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो टू इज इक्वल टू ये हो गया आपका एम बी इंटू आपका 2L साइन ऑफ थीटा, और ये m और ये 2L बन जाएगा कैपिटल ऑफ m, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम। मतलब टो इज इक्वल टू हो गया, बिल्कुल आ रहा है ना इलेक्ट्रोस्लैट जैसा ही, ये हो गया हमारा कैपिटल ऑफ m, ये b इंटू आपका ये साइन थीटा, और क्या बन गया m इंटू 2L जो था वो बन गया है कैपिटल ऑफ m, ठीक है। यानी हमारा बन गया है एम बी साइन थीटा। अब हमें पता है कि ये दो वेक्टर्स का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि टो जो है आपका फोर्स कपल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एम बी वेक्टर क्वांटिटी थी, बी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और साइन थीटा भी आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो टो की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, यहाँ बात करते हैं टो की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो टो की डायरेक्शन होगी एम बी साइन ऑफ थीटा ऑफ एन कैप। मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन हमेशा जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स होते हैं उसके परपेंडिकुलर होती है। यानी आप इस टो की जो डायरेक्शन होगी, ये m इसमें था, b ये था, ये दोनों इस प्लेन में है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन रहने वाली है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो ये तुम लोगों की तरफ जो आ रही है वो डायरेक्शन होगी, या फिर इस बोर्ड के अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। अब होगी कौन सी, इसको हम लोग डिसाइड करेंगे, या तो ये m क्रॉस b होगा या फिर ये b क्रॉस m होगा। अब m क्रॉस b या b क्रॉस m में से कौन सी डायरेक्शन होगी, तो भाई जिससे डायरेक्शन आ जाए वो होगा। और ये हम इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं कि आपकी डायरेक्शन जो होगी वो या तो p क्रॉस e से आती थी, वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में आप लोग बात करते थे, तो वहां जो फोर्स कपल लगता था उसकी डायरेक्शन होती थी या तो p क्रॉस e से आएगी या फिर e क्रॉस p से आएगी। तो हम लोग रख के देखते हैं कि डायरेक्शन किससे सेट होती है, तो आपको पता लगेगा कि साहब यहाँ जो डायरेक्शन आएगी वो टो इज इक्वल टू डायरेक्शन जो जाएगी वो जा रही है m क्रॉस b से। तो लॉ बन गया साहब यहाँ पर कि आपका जो टॉर्क लगता है, जो फोर्स कपल है, वो फोर्स कपल की जो वैल्यू आती है, उसकी जो डायरेक्शन आती है वो डायरेक्शन आती है किससे, m क्रॉस b से। मतलब यहाँ हमारे पास जो डायरेक्शन जा रही है वो एम बी साइन थीटा एन कैप में ये डायरेक्शन जाएगी m क्रॉस b से। यानी हर बार इस डायरेक्शन को सेटिस्फाइड करेगा m क्रॉस b, ना कि b क्रॉस m, क्योंकि कॉस थीटा के अंदर तो फिर भी हम लोग कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा ले लेते थे, बट साइन थीटा के अंदर साइन ऑफ माइनस थीटा कभी भी साइन थीटा के इक्वल नहीं होता है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो पता है भी कि आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, दैट्स वाई आपको डायरेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर होता था फोर्स कपल P क्रॉस E, यहाँ आया आपका M क्रॉस B। मतलब आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं जो काम वहाँ पर P करता था वो काम यहाँ M करता है, जो काम वहाँ E करता था यहाँ पर वही काम आपका B करता है। मतलब वहाँ होता था P क्रॉस E और यहाँ हुआ आपका M क्रॉस B। लेकिन निकल के बात क्या सामने आ रही है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए एक बार मैग्नेट, छोटा बड़ा कैसा भी, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि फोर्स इज ऑलवेज जीरो, यानी उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा, चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखें, चाहे आप उस डाइपोल को, उस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखें या रख दें किसी एंगल थीटा पे, आप पाएंगे हमेशा एक बात, कौन सी वाली बात, कि फोर्स हमेशा जीरो है, बट टॉर्क बोले तो फोर्स कपल अगर यहाँ देखेंगे इस कंडीशन में नेट फोर्स ही जीरो था, तो दोनों में से कोई एक फोर्स लोगी और दोनों फोर्सेज के बीच की जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने जाओगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ जीरो हो गई, यहाँ पे भी जीरो हो गई, तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गई, तो इस कंडीशन में टॉर्क नहीं होगा, मतलब फोर्स कपल नहीं होगा। बट यहाँ इस कंडीशन में देखेंगे, अगर आप थीटा एंगल पर अगर आप देखते हैं तो आपका यहाँ फोर्स तो नहीं है बट फोर्स कपल है। मतलब आपका रिजल्ट क्या जाएगा, जब भी कभी आप एक मैग्नेट को, एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, फोर्स हमेशा जीरो होगा, बट टॉर्क बोले तो फोर्स कपल मे बी मे नॉट बी।
मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट ये जा रहा है कि मैं एक बार मैग्नेट को रखूंगा किस में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और मैं ये पाऊंगा, क्या पाऊंगा कि उस पर जो आपका फोर्स है वो हमेशा जीरो है, बट फोर्स कपल यहां जीरो था। क्यों जीरो था? फोर्स तो है, दोनों में से कोई एक फोर्स तो ले रहे हैं, बट दोनों फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होने से यहां पर फोर्स कपल जीरो हो गया। ऐसे रखा तब भी हो गया, लेकिन जब यूं रखते हो तो फोर्स तो अभी भी जीरो है, बट अभी यहां पर दोनों फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाने से फोर्स कपल आ गया। मतलब आप क्या कहोगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स हमेशा जीरो होता है, बट फोर्स कपल में बी और मे नॉट बी जीरो। मतलब ये बात बन गई साहब, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं कि साहब इसी के अंदर ही मैं आपको एक केस दे दूं कि साहब किस एंगल पे रखूं, किस एंगल पे मैं इसको रखूं कि आपका टॉर्क बोले तो फोर्स कपल जीरो हो, तो आप क्या कह सकते हो कि साहब पैरेलल रख दो या एंटी पैरेलल रख दो। अब मैं आपसे इसी में पूछ लूं भाई किस एंगल पे इसको रखा जाए कि डी टो अपॉन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम हो जाए। मैंने आपसे ये पूछ लिया कि डी टो अपॉन ऑफ डी थीटा किस एंगल पर मैक्सिमम होगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं, फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए साहब, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि यार टो मैक्सिमम कब होगा, तो आप कहोगे जब टो मैक्सिमम तब होगा जबकि थीटा मैक्सिमम है। थीटा मैक्सिमम कब होगा साहब? 90 डिग्री पे। मतलब टॉर्क मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है? 90 डिग्री पर। मतलब आपका बार मैग्नेट जो रखा गया है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख देवे, ये एस और ये एन ऐसे रख दे तो हम कह देंगे कि साहब है ना आपका टॉर्क मैक्सिमम है। बट मैंने क्या पूछा कि आपका डी टो अपॉन डी थीटा मैक्सिमम कब होगा, तो इसके लिए बात करते हैं हम लोग। टो इज इक्वल टू आप लोग जानते हो कि एम बी साइन थीटा होता है, मतलब डी एम बी साइन थीटा अपॉन ऑफ डी थीटा। ये आपका एम बी बाहर, डी अपॉन ऑफ डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका एम बी कॉस ऑफ थीटा। मतलब आपका डी टो अपॉन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू ये आ गया। अब ये चीज मैक्सिमम कब होगी बताओ तो? ये मैक्सिमम तब होगी जबकि आपका कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम हो। और कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम कब होता है दोस्त? कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम तब होता है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम तब होता है जबकि थीटा इज इक्वल टू जीरो हो। मतलब समझे, प्यारी सी बात है। दो बार मैग्नेट बनाऊंगा, एक ऐसे रखा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस कंडीशन पे टो इज इक्वल टू आपका मैक्सिमम है, बट मैंने आपसे पूछा व्हेन डी टो अपॉन ऑफ डी थीटा इज मैक्सिमम, मतलब कब ऐसा होगा। तो आपको टो की वैल्यू रख के उसका डिफरेंशियल करना है, इस वैल्यू पर पहुंचोगे। ये मैक्सिमम कब होता है, यानी डी टो अपॉन डी थीटा कब आया आपका? वो आया आपका, और क्या आया आपका? वो आया आपका एम बी कॉस ऑफ थीटा। जैसे एम बी साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? थीटा 90 पर। तो आपका डी टो अपॉन डी थीटा मैक्सिमम कब होगा? थीटा इज इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू ही मैक्सिमम होती है, इसलिए ये चीज़ ये आएगी। यहाँ इस चीज़ का स्पेशली ध्यान देना होगा। नीट में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो थोड़ी सी इंटेलिजेंस से भरे होते हैं, जहाँ आपको सिर्फ यूज़ करना होता है अपने दिमाग का सिर्फ 1%, ठीक है, उसको यूज़ करें। यानी यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड रखने पर हमारा बार मैग्नेट फील करेगा क्या? फोर्स कपल, ठीक है, मे बी मे नॉट बी, बट फोर्स कभी फील नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो मैं ये कह दूं आपको कि ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, तो बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ये S और ये N, तो डेफिनेटली आप लोग बोलोगे सब नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब अगर मैं मान लो एक आलपिन को, एक छोटी कील को यहां रख दूं इस जगह ऐसे, तो आप इसको कैसा फील करेंगे? ये यहां पर घूमकर ऐसे इसकी तरफ मूव करती नजर आएगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर इस कंडीशन में इसे फोर्स भी लग रहा है, और फोर्स कपल तो नहीं कह सकते, टॉर्क कहेंगे,
ठीक है ना, मतलब फोर्स कपल में दोनों फोर्स बराबर होते हैं, दोनों फोर्स बराबर नहीं है। इसका जो मोशन होता है वो रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों होता है, मतलब ये रोलिंग मोशन करते हुए ये मूव करती है इसके और यहाँ आके चिपकेगी। अब क्या होता है, कैसे होता है वो समझिए साहब। देखो हम इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाते हैं और ऐसी की ऐसी मैंने तुम्हें वहाँ पे भी बनाई थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉन यूनिफॉर्म में। ये हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं इस तरह से, ठीक है, ये और यहाँ ये और ये। अब अगर मान लो मैं यहाँ इस जगह पर एक बार मैग्नेट रख देता हूँ, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में, और उसका ये पोल S बना देता हूँ, ये वाला पोल N बना देता हूँ और ये बार मैग्नेट बन गया। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस पोल पर लगने वाला फोर्स ये F1 है और यहां जो फोर्स लगेगा वो F1 जो लगेगा वो M ऑफ B1 लगेगा और यहां जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इजिकल टू M ऑफ B2। यहां फोर्स की डायरेक्शन ये है, यहां फोर्स की डायरेक्शन ये है, B1 बड़ा है B2 से। इस कंडीशन में यहां पर लगने वाला फोर्स ज्यादा है उससे, तो इस समय इस कंडीशन में स्पेशल में वो ट्रांसलेटरी मोशन करता हुआ यहां आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं इसी बार मैग्नेट को यहां कुछ ऐसे रख देता हूं, यहां S पोल है इसका, ये N पोल है, यहां ये और यहां ये लगेगा। इस समय आप अगर इसको देखोगे तो ये एक ही जगह नहीं मूव करेगा, ये इस तरह से, तो यहां इसका मोशन रोलिंग हो चुका है और यहां आपका टॉर्क भी लग रहा है और फोर्स भी लग रहा है। मतलब इस समय दोनों फोर्स इक्वल इन अमाउंट, अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, उनकी डायरेक्शन भी अलग अलग है, अमाउंट मैग्नीट्यूड वाइज जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी अलग अलग है, मतलब यहाँ फोर्स जीरो नहीं है। और यहाँ आप अगर इसको देखोगे तो ये रोटेट भी हो रहा है, रोलिंग मोशन में भी है, तो यहाँ टॉर्क भी है। मतलब इस कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फोर्स जीरो नहीं है और इस कंडीशन में टॉर्क भी जीरो नहीं है। जबकि पहले जैसे रखा था तो फोर्स तो जीरो नहीं था, ठीक है, बट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो था, ठीक है, पहले वाली कंडीशन में। तो आप समझे, अगर मैंने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन में अगर इसको रख दिया है तो एक फोर्स यूं लग रहा है, एक फोर्स यूं लग रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही है साहब। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का सेम नहीं होने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में लगेगा। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस से अगर थीटा एंगल पे रख दिया तो उस वक्त आपका फोर्स भी जीरो नहीं है और आपकी ये बॉडी क्योंकि यूँ घूम रहा है, ये बार मैग्नेट ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि टॉर्क भी जीरो नहीं है। मतलब खुलकर चीज़ सामने क्या आती है, आपके लिए जूस क्या निकलता है, तो आपके लिए जूस ने निकलकर ये बात सामने आती है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फोर्स हमेशा जीरो होगा, चाहे आप किसी भी कंडीशन में आप किसी भी एंगल पर उसको रख दें। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, टॉर्क मे बी और मे नॉट बी। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपका टॉर्क मे बी मे नॉट बी, नॉन यूनिफॉर्म में रखने पर टॉर्क मे बी मे नॉट बी। बट एक बात बिल्कुल साफ है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स हमेशा जीरो लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर किसी बार मैग्नेट पर लगने वाला फोर्स किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होगा। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रखते हो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रखते हो तो फोर्स हमेशा जीरो होगा, टॉर्क मे बी और मे नॉट बी जीरो, मे बी और मे बी और मे नॉट बी, मतलब मे नॉट बी जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन लोग बात करें नॉन यूनिफॉर्म में तो फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, टॉर्क मे बी और मे नॉट बी। मतलब याद रखने लायक बात क्या हुई, चाहे यूनिफॉर्म में रख चाहे नॉन यूनिफॉर्म में रख, टॉर्क मे बी मे नॉट बी, टॉर्क मे बी मे नॉट बी जीरो हो सकता है, रखे जाने की पोजीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म में रखते हो तो फोर्स हमेशा जीरो होगा, नॉन यूनिफॉर्म में रखते हो तो फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। तो याद कैसे रखना चाहिए, टॉर्क तो दोनों में ही क्या है, मे बी और मे नॉट बी की कंडीशन पे डिपेंड करता है, रखा कैसे गया है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन फोर्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है साहब, यूनिफॉर्म में फोर्स हमेशा जीरो होगा और नॉन यूनिफॉर्म में कभी भी फोर्स जीरो नहीं होगा। तो आखिर फोर्स जब नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी साहब, तो उसकी वैल्यू होगी, वहाँ वैल्यू होती थी नॉन यूनिफॉर्म में रखने पर फोर्स की वैल्यू होती थी
P इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, जिसको हम लोग काफ़ी जगह यूज़ करेंगे। और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास फोर्स कितना आएगा साहब? फोर्स आएगा m इंटू डी बी बाई डी एक्स, मतलब बिल्कुल बातें पैरेलल चलेंगी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा है वो सभी चैप्टर्स में काम आएगा, मतलब बातें बिल्कुल सिमिलर चल रही हैं। मैंने आपको फिर कहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फोर्स हमेशा जीरो होगा, टॉर्क मे बी मे नॉट बी। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, टॉर्क मे बी मे नॉट बी। तो टॉर्क कब जीरो होता है? टॉर्क अगर आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के आप पैरेलल रख दें मैं आपके बार मैग्नेट को या एंटी पैरेलल रख दें तो आपका टॉर्क जीरो होगा। बट अगर आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के साथ में कोई एंगल बनाते हुए रख देते हैं, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, आपका टॉर्क कभी भी जीरो नहीं होता है। तो डिपेंड करता है कि कैसे रखा हुआ है, इसलिए हमने वर्ड की यूज़ किया मे बी और मे नॉट बी। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल क्लियर कट बिल्कुल साफ सुथरी लैंग्वेज हमने ये कहा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स हमेशा जीरो होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक बार मैग्नेट को रखा जाए तो उस पर फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। और अगर जीरो नहीं होगा तो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी साहब? तो उस फोर्स की वैल्यू हमें लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और उसकी वैल्यू निकली आपके पास में फोर्स लगेगा आपका m डी बी बाई डी एक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखने पर उस डाइपोल पर एक फोर्स हमेशा लगा करता था, और उसकी वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी P इंटू डी ई बाई डी एक्स। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इस बात को आपको याद रखना है। यानी ये था हमारे पास में एक बार मैग्नेट को मैं रखने वाला हूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, दोनों ही तरह के मैग्नेट फील्ड मैंने रखा, और मैंने देखा कि ये फील क्या क्या करता है। तो ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड में रखते हैं तो ये कैसा टॉर्क फील करता है, कितना फोर्स फील करता है, और नॉन यूनिफॉर्म रखने पर ये कैसा फोर्स फील करता है, और टॉर्क के बारे में क्या टॉर्क फील करेगा उसके बारे में हमने कोई फॉर्मूला इजाद नहीं किया है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो रिजल्टेंट टॉर्क निकलने वाला है उस पर हमने कोई फॉर्मूला यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं डाला हुआ है, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, रखा कैसे गया है। अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन में डाल दिया एंटी पैरेलल और पैरेलल तो आपका फोर्स कपल हमेशा जीरो होगा। बट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के साथ में थीटा एंगल बनाता हुआ अगर आपका बार मैग्नेट रखा हुआ है तो वहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका टॉर्क भी होगा, आपका फोर्स कपल भी होगा। इसी के साथ में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रूफ और बेहद जरूरी प्रूफ हम लोग कर रहे हैं, और वो बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण है आपका टेंजेंट लॉ। अब ये टेंजेंट लॉ क्या है साहब, वो देखें। काफ़ी क्वेश्चंस इस पर डिपेंड करते हुए होते हैं और काफ़ी चीज़ें इस पर पूछी जाती है, तो समझिए किसे कहते हैं टेंजेंट लॉ, ठीक है। इसमें होंगे साहब दो मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बात यहां यह है कि इसमें होता क्या होगा। तो आपको अगर मैं एक बात बताऊं कि एक बार मैग्नेट को मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं और रख दूं किसी एंगल थीटा पर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करना चाहता है, वो एक इस पर फोर्स कपल डेवलप करेगा। सिर्फ दो कंडीशन में नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या रख दिया आपने उसको एंटी पैरेलल, मतलब यो पैरेलल मैग्नेटिक लाइन फोर्स यूं आ रही या यो एंटी पैरेलल। उस कंडीशन में इस पर नहीं लगेगा कौन? टॉर्क। बाकी थीटा एंगल पे रख रहे हो तो लगेगा। अब ये करेगा क्या, देखते हैं। देखिए साहब, यहां मैंने एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से थीटा एंगल पर रख दिया। अब क्या हो रहा होगा, एक फोर्स यूं लगेगा, एक फोर्स यूं लगेगा, और ये फोर्स कपल मिलके इसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। मतलब ये इसको यूं रोटेट करने की कोशिश करेगा और यूं करके ये अरेंज कर लेगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन में। मतलब इस कंडीशन ए में इस बार मैग्नेट के साथ में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, बोले हम इसको अलाइन कर देंगे हमारी डायरेक्शन में, ठीक है साहब। यहां क्या करोगे साहब, बोले फोर्स तो पहले ही जीरो था, फोर्स कपल आपने लगने नहीं दिया, यह हम कुछ करेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं करेंगे, ऑलरेडी अलाइन था, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन में था। मतलब यहां कुछ नहीं होगा, यहां जैसा था वैसा रहेगा। यहां ये एंटी पैरेलल रखा हुआ है, मैंने इसको यहां से थीटा एंगल पे घुमा दिया थोड़ा सा यहां से, और जैसे ही मैंने इसको यहां घुमाया यूं, यहां पर इस जगह पर
ये आपका S ले लो, यहाँ पर आपका ये N ले लो। ये अब मैंने इसको यहाँ से इस कंडीशन से यूँ घुमा दिया यूँ, तो यहाँ एक फोर्स ये लगा और एक फोर्स ये लगा। ये इसको फिर से यूँ घुमाकर इस पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब बात क्लियर कौन सी, कि अगर आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपके इस डाइपोल को ऐसे रख रखा है तो ये ऐसे रहेगा। अगर ये एंटी पैरेलल रख रखा है तब भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन चाहे आप इसको यहां से थीटा एंगल घुमाएं, चाहे इसको उल्टा रख के थोड़ा सा एंगल, यानी आपने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस से इसको अगर एंगल थीटा रख दिया तो आपके इस मैग्नेटिक फील्ड के ततैये लग जाएंगे। ततैये लग जाएंगे मतलब मधुमक्खियां काट जाएंगी इसको। मतलब क्या करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये तुरंत एक्ट करेगा, एक टॉर्क लगाएगा इसके पीछे और कहेगा इस डाइपोल को मेरी डायरेक्शन में अलाइन करो। मतलब इसको घुमाकर इसका M और मेरा B एक ही डायरेक्शन में करो। मतलब समझो ये है बार मैग्नेट, इसको कहेंगे हम दुल्हनिया, और ये है हमारा B, इसको कहेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड को दिल वाले, और ये दिल वाले इस दुल्हनिया को क्या कहेंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मतलब ये इधर उधर होने की कोशिश करेगी बार मैग्नेट, ये तुरंत इसको अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा। ठीक है, अब मेरी इस बात का इस बात से क्या रिलेशन है वो समझो और मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए साहब, यहां आपके पास में दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक B2 और एक B1, और B2 और B1 मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों एक दूसरे को क्रॉस्ड है। मतलब ये एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर है, और इनके बीच में रख दिया है मैंने एक बार मैग्नेट। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको इसलिए बात कही कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। B1 मैग्नेटिक फील्ड ये कहेगा इसको, सपोज करो कि यहाँ से, ध्यान दें इस बात पर, B1 मैग्नेटिक फील्ड के साथ में इसका एंगल थीटा बनाते हुए ये इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ B1 क्या चाहता है, B1 ये चाहता है कि मैं इस बार मैग्नेट को मेरी डायरेक्शन में अलाइन कर दूंगा। मतलब B1 ये कहता है कि हम इस बार मैग्नेट को यूं कर देंगे। मतलब B1 ये कहता है कि दुल्हनिया दिल वाले ले जाएंगे, और दिल वाले यहाँ B1 है। ठीक है, मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब B2 क्या कहता है इसको, B2 इस B1 को कहता है क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है। मतलब B2 क्या करना चाहेगा, देखिएगा, पहले B1 का बताता हूं। यहां एक फोर्स ये लगा MB1, यहां फोर्स ये लगा माइनस ऑफ MB1। ठीक है, डायरेक्शन बता दिया मैंने। ये दोनों इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और आप निकाल लेते हैं τ1 इजिकल टू, ये हो गया आपका MB1 तो हो गया फोर्स, दोनों फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास में दोस्त ये वाली आ गई। अब ये लेंथ 12 है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये वाली लेंथ 12 साइन थीटा होगी। मतलब ये वाली लेंथ 12 साइन थीटा है। मतलब दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2i ऑफ L1 साइन ऑफ थीटा। ट्वाइस ऑफ L कहते हैं, L1 नहीं है, डिस्टेंस मैंने 12 ली है, तो ये डिस्टेंस हो गई ट्वाइस ऑफ L साइन थीटा। यानी ये 1 इजिकल टू हो गया कैपिटल ऑफ M B1 साइन ऑफ थीटा। यानी आपका B1 मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि मैं इतना फोर्स कपल लगा के इसको अपने डायरेक्शन में ले जाऊंगा। तो B2 मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि साहब क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है, कैसे, यहां पर इस एन पोल पर बताओ इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा। ये फोर्स लगेगा M ऑफ B2, पोल स्थित M है, और यहां इस S पोल पे कितना लगेगा, ये लगेगा M ऑफ B2 इस डायरेक्शन में। ये जो दोनों मिलकर, ये एक फोर्स यूं लग रहा है, एक फोर्स यूं लग रहा है, ये दोनों मिलकर इसको इस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। यानी ये वाला जो आपका τ1 था ये लग रहा है दोस्त क्लॉकवाइज, और अगर आप इस τ2 को देखोगे तो τ2 इजिकल टू आपका फोर्स हो गया MB2 इंटू दोनों फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी,
ये डिस्टेंस है आपकी ट्वाइस ऑफ एल कॉस ऑफ थीटा, मतलब ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एल कॉस ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है ना? यानी आपका हो गया टो टू इज इक्वल टू ये m और ये 12, ये हो गया आपका कैपिटल M ऑफ B2 कॉस ऑफ थीटा। और ये जो लग रहा है, ये लग रहा है कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये इस बार मैग्नेट को अपनी डायरेक्शन में अरेंज करने की कोशिश कर रहा है और दावा कर रहा है कि हम ही लेके जाएंगे इसको। तो तभी आपका B2 उछलकर सामने आता है कि हमसे मुकाबला करो पहले, या हमने क्या चूड़ियां पहन रखी है क्या। वो ये कहता है कि हम अपनी डायरेक्शन में ले जाएंगे। अब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड B2 है वो इसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, आपका जो B1 है वो अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। और सपोज करो ये एंगल थीटा पर ही है, और एंगल थीटा याद रखना, एंगल थीटा किससे बन रहा है? वो बन रहा है आपका B1 से। बहुत काम आएगी वाली बात है। एंगल थीटा बन रहा है B1 मैग्नेटिक फील्ड से, और अगर ये इस कंडीशन में अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों इक्वल कर देते हैं साहब, तो आपकी कंडीशन आएगी अगर ये इक्विलिब्रियम में है मतलब टो 1 इज इक्वल टू टो 2। अगर मेरा बार मैग्नेट यहाँ बिल्कुल इसी कंडीशन में रहता है तो ये आ गई मेरे पास है m ऑफ B1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m ऑफ B2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ये m से ये m कैंसिल, यानी आपका यहाँ पर आ गया साइन थीटा अपॉन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू B2 अपॉन ऑफ B1। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया आपका टेन थीटा, B2 अपॉन B1। दिस इज योर टेंजेंट लॉ। बहुत यूज़ है इसका, काफ़ी यूज़ है इसका, बहुत सारे क्वेश्चंस पर आएंगे। छोटी सी बात है, बहुत ज़्यादा जगह काम आएगी, और ये आने वाले चैप्टर्स का, आने वाले चैप्टर के अंदर आगे जो बातें आ रही है उसका एक बहुत बड़ा बेस है। देखें साहब, इसमें कुछ बातें, पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा देता हूँ। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसके परपेंडिकुलर यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूँ E2। सेम क्वेश्चन शायद 2017 या 18 में बन चुका था, और यहाँ पर मेरा एक डाइपोल माइनस ऑफ क्यू प्लस ऑफ क्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए बैलेंस था। तो यहाँ अगर इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ आपका ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये रहा, ये आपका E2 इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। सेम क्वेश्चन यहाँ इस पर और इस पर ये लगेगा, ये वाला जो कपल लग रहा है ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये जो आपका E2 वाला है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो यहाँ पर भी tan ऑफ थीटा इक्वल टू आप सीधा सा लिख सकते थे E2 अपॉन ऑफ E1। पता है वहाँ क्वेश्चन क्या था? वहाँ क्वेश्चन ये था कि ये जो है ना, ये आपका जो डाइपोल था ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए इक्विलिब्रियम में है। तो आपका E1 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री एंगल बनाते हुए अगर इक्विलिब्रियम में है तो पूछा था E2 की वैल्यू क्या है, तो भाई ये एंगल आपको दे दिया था, और ये एंगल हो गया था आपका tan ऑफ 60। tan ऑफ 60 इज इक्वल टू गया था आपका E2 अपॉन ऑफ E1, और tan ऑफ 60 की वैल्यू जानते हो आप लोग √3 होती है, यानी आपका √3 इज इक्वल टू E2 बाई E1, मतलब आपका E2 इज इक्वल टू √3 ऑफ E1 बना था। ये इसका आंसर था। अब यहां पर हमारे पास अगर इस चीज को देखें, आप देखो बहुत प्यार से देखो इस चीज को, tan ऑफ थीटा इज B2 अपॉन B1। आपने एंगल किसे बनाया था? B1 से। B1 नीचे है, इसका मतलब पहली बात कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो उनके टेंजेंट, वो जो एंगल बन रहा है उनके टेंजेंट के इक्वल होगा। और आपको एक चीज याद रखनी है मेरी तरफ से, जो मेरी तरफ से याद रखोगे वो याद रखोगे कि आपने जिस मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बनाया है वो हमेशा नीचे आएगा। मतलब आप इस बात को ध्यान रखेंगे, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू B2 अपॉन B1, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल में E2 अपॉन E1। यानी मैं अगर आपको ये एंगल देता यहां पर, सपोज करो मैंने ये एंगल यहां से देता, इस जगह से ये एंगल यहां देता, और अब की बार मैंने एंगल किसे बना दिया है? E2 से। तो आपका ये tan ऑफ थीटा, यानी tan ऑफ थीटा, इस एंगल का tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 बाई E2। मतलब नीचे वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा वाला? जिससे आप एंगल ले रहे हैं। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी काम कर रहे हैं तो ये आपका B1 और ये आपका B2। ठीक इस तरह की बातें आप याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका याद होना नहीं है, आपका याद होना ये चाहिए कि आपकी जो मैग्नेटिक निडल है उस मैग्नेटिक निडल ने किस, आपकी कंपास निडल ने, मैग्नेटिक निडल ने, आपके बार मैग्नेट ने किस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाया, उसका tan ऑफ थीटा जो होगा वो होगा दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, और वो रेशियो में वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा जिससे आपकी मैग्नेटिक निडल का आपने एंगल लिया है। इस बात का स्पेशली ख्याल रखना, मैंने यहाँ एंगल लिया था B1 से, तो B1 नीचे आया है।
इस क्वेश्चन में मैंने एंगल ले लिया है किससे, B2 से, तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू B1 अपॉन B2, जिससे एंगल बनता है वो हमेशा आपका डिनोमिनेटर में लेना है, ठीक है। इस चीज़ को ख्याल रखेंगे, ठीक है। और मैं आपसे ये बातें करूँगा, खूब सारे क्वेश्चन में मैं इन चीज़ों को यूज़ करूँगा। अब आपके लिए, क्योंकि अगर आप इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो वो क्वेश्चन, वो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं, वरना तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के लिए उलझा देंगे वो। और मैं आपको पहले भी 100 बार बोल चुका हूँ, भाई मेरे फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने मत बैठ, पहले कॉन्सेप्ट कर, पहले कॉन्सेप्ट ठीक कर। कॉन्सेप्ट ठीक करेगा तो न्यूमेरिकल अपने आप आते हैं, समझो मेरी बात को, ठीक है। फिजिक्स पढ़ने की एक्टिंग ना करनी, फिजिक्स पढ़ने के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट लॉ बता दूंगा कई जगह आपको। तो टेंजेंट लॉ का एक बड़ा प्यारा सा आपका है ना एप्लीकेशन है, और वो मैग्नेटोमीटर में काम आती है। मैग्नेटोमीटर में क्या होती है सब, ये ऐसे वुडन के दो, वुडन का एक बड़ा फ्रेम होता है इस तरह से, और इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक मैग्नेटिक निडल, कंपास निडल जिसे कहते हैं, छोटा बार मैग्नेट कहते हैं आप, ये इस तरह से रहता है। ये कंडीशन आती है 10A। हमारे अर्थ का मैग्नेट फील्ड चलता है, अगर मैं इसको ईस्ट डायरेक्शन बोलता हूँ तो मेरी ये वेस्ट हो गई, और ये मेरा साउथ, और ये मेरा नॉर्थ। मेरे अर्थ के मैग्नेट फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐसे होता है, इस तरह से, ठीक है। यानी ये अभी अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड BH ने, जो कि आगे तक भी है, इसको इसने अपनी डायरेक्शन में इसको अलाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक बार मैग्नेट रख देता हूँ ऐसे। ये बार मैग्नेट जो रखा हुआ है ये S है और ये इसका N है, ये भी वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन रखा हुआ है, यानी कि ये जो आपके पास में जो इसकी फ्रेम थी, इसका ये जो आपकी जो इसकी लेंथ थी, लेंथ के अलोंग रखा हुआ है। और अगर आपने इस बार मैग्नेट को यहाँ रख दिया इस कंडीशन में, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो अपनी R है, तो भाई इसका जो मैग्नेट फील्ड होगा वो ये होगा, और यहाँ से ये इसको इस डायरेक्शन में, इन दोनों, इसका मैग्नेट फील्ड यो है, ये अपने मैग्नेट फील्ड के डायरेक्शन में इसको अलाइन कर देगा, अगर ये BH नहीं होता तो। अब ये भी है तो इन दोनों का, इसका मैग्नेट फील्ड ये बार मैग्नेट का ये रहा, इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेट फील्ड यो जाएगा, तो ये इसके रिजल्टेंट मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन में इसको अलाइन कर देंगे यहाँ से। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो BH से थीटा एंगल बनाते हुए अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो कंडीशन कहलाती है 10A कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्योंकि छोटा बार मैग्नेट है, तो आपने जो मैग्नेट फील्ड का जो आपने ये जो आपने यहाँ से जो एंगल बनाया है, कौन सा वाले मैग्नेट फील्ड से बनाया है, BH से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, यानी आपका यहाँ लगेगा tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपका होगा, ये हो जाएगा आपका B आपका इसका अपॉन ऑफ आपका BH, यानी आपका B इज इक्वल टू हो जाएगा BH tan ऑफ थीटा। अब BS तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक कंपोनेंट है जो कि दिया जाएगा, और इस B की वैल्यू क्या होगी, इस B की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ M अपॉन ऑफ R क्यूब इज इक्वल टू BH tan ऑफ थीटा। ये कंडीशन कहलाती है 10A पोजीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं 10A पोजीशन। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, मैग्नेटोमीटर को इस तरह से रख दिया जाए, तो भाई ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ का, और यहाँ अब की बार मेरा बार मैग्नेट जो होगा, यहाँ जो मैग्नेटिक कंपास है, जो मेरी कंपास निडल है, वो इस तरह से अलाइन रहेगी, ठीक है। और अब मैं इसको, जो मेरा छोटा बार मैग्नेट था, मैं उसको इस तरह से रख देता हूँ, ये मेरा S, ये मेरा N, अब यहाँ इस तरह से रख दिया, तो अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फोर्स जा रही है वो यूँ जा रही है, यूँ, तो वो इसको इस डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट करेगी यहाँ से, और वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे अलाइन कर देगी, यहाँ एंगल थीटा है। अगेन देखिए आपका एंगल जो बन रहा है वो किससे बना है, वो आपका एंगल बना है फिर से BS से, यानी आपका tan ऑफ थीटा, इसका अगेन देखिए आप tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपका फिर से होगा B अपॉन ऑफ BH, यानी आपका B इज इक्वल टू हो जाएगा BH ऑफ tan ऑफ थीटा। बट इस बार B कितना है, यहाँ से डिस्टेंस R थी ये, तो आपका B इजल्ट था म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, क्योंकि इसकी ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में पहुंच गया, यानी इसके बाइसेक्टर पहुंच गया, यानी यहाँ हो गया आपका M अपॉन ऑफ आपका R क्यूब इज इक्वल टू BH tan ऑफ थीटा। ये 10A 10B कंडीशन कहलाती हैं इसकी, और मैग्नेटोमीटर कहलाता है ये अरेंजमेंट। और यहाँ हम लोगों ने टेंजेंट लॉ की एक एप्लीकेशन देखी, यानी यहाँ पर आपको टेंजेंट लॉ की एप्लीकेशन से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि मैंने दोनों कंडीशन में BH को नीचे क्यों लिया।
शुरुआत के अंदर जब ये बार मैग्नेट नहीं रखा गया था तो ये अर्थ, ये कंपास नीडल जो थी वो अर्थ के मैग्नेटिज्म में अलाइन थी और उसकी डायरेक्शन में आपकी ये इक्विलिब्रियम में थी और यहाँ पर भी ये इसी डायरेक्शन में थी। लेकिन जैसे ही आपने ये बार मैग्नेट को यहाँ रखा इस तरह से, इसकी एक्सेस पर ये बार आपकी कंपास नीडल आ गई तो इसने इसको इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की। फाइनली ये दोनों के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन ये होगी उस डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ कहलाती है 10A पोजीशन, ये कहलाती है 10B पोजीशन। ठीक है, डिटेल्स में बहुत कुछ मिलता है इसमें, जब न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तब देखेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको 10A और 10B क्यों कहते हैं, क्योंकि टेंजेंट लॉ लग रहा है। यहाँ BH बिल्कुल फिक्स है और वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। फिलहाल हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों लेते हैं उसका कॉन्सेप्ट है ये। मेरे पास एक बार मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए यहाँ रखा हुआ है और जैसे ही मैंने यहाँ से इसको थीटा एंगल बनाते हुए रखा, इस पर एक फोर्स यहाँ लगा, एक फोर्स ये लगा, इस पर एक क्लॉकवाइज टॉर्क काम करता है और वो जो क्लॉकवाइज टॉर्क काम करता है वहाँ उसको मैंने लिख दिया माइनस का MB साइन थीटा और क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने माइनस लगा रखा है। अब अगर मैं चाहता हूँ इसको यहाँ से इस जगह से मैं ही चाहता हूँ कि मुझे इसको यहाँ रोक के रखना है इस एंगल पर, तो अगर मैं इसको यहाँ रोकना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना ये क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है उतना ही मुझे यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाना होगा। मतलब मैं इसको यहाँ से, ये इसको क्लॉकवाइज लगा रहा है, मैं इसको यो थाम के रखूँगा। अगर अब मैं ये चाहता हूँ इसको कि यहाँ से अगेंस्ट ऑफ दी दैट टॉर्क मैं इसको एंगल डी थीटा से रोटेट करूँ, मतलब इस बार मैग्नेट को मैं यहाँ से एंगल डी थीटा से रोटेट करना चाहता हूँ, ये एंगल डी थीटा से, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा सपोज DW इज इक्वल टू, वो मुझे वर्क करना पड़ेगा माइनस का 2 डॉट डी थीटा। अब साहब यहाँ माइनस क्यों आया, देखिए यहाँ ये जो टॉर्क लग रहा था वो लग रहा था क्लॉकवाइज और मेरा ये जो एंगल है जिससे मैंने इसको रोटेट किया है डी थीटा, ये है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने यहाँ माइनस काम में लिया है। मतलब मुझे अगर इसको यहाँ से रोटेट करना है यूँ, तो मुझे इस तरह से काम करना पड़ेगा और वो वर्क ही होगा। यहाँ माइनस साइन क्यों लिया गया है, यानी वर्क करना पड़ेगा आपको DW इज इक्वल टू प्लस ऑफ MB साइन थीटा इंटू डी थीटा। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि एक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और वो रखा हुआ है थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ और आप इसको अगेंस्ट ऑफ द टॉर्क रोटेट करना चाहते हैं डी थीटा एंगल से, तो आपको वर्क करना पड़ेगा DW और वो होगा आपका MB साइन थीटा इंटू डी थीटा। बट किसी ने कह दिया नहीं नहीं साहब मैं तो इसको पूरा रोटेट करूंगा, θ1 एंगल पे ही रखा हुआ था और मैं इसको यहाँ से θ2 एंगल तक लेकर जाऊंगा, मतलब मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो भाई W इज इक्वल टू ये लो साहब आपका ये θ1 और ये आपका θ2 और ये आपका DW, यानी W इज इक्वल टू यहाँ से ये θ1 एंगल से कहाँ तक चले हो θ2 तक, ये आपका MB साइन थीटा। याद आ रहा होगा पहले भी कुछ किया हुआ है ऐसा, बिल्कुल साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा पहले कर चुके हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने रख दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर θ1 एंगल पर और उसको हम रोटेट करके चले गए थे कहाँ तक, θ2 एंगल तक। सेम क्वेश्चन सेम सब कुछ वही चीज़, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो नई पैकिंग में पुराना माल है, मतलब सारी चीज़ें जो है वो आपकी एज इट इज़ वो की वही हैं। तो ये हुआ साहब आपका, यानी W इज इक्वल टू, चलो भैया चलो 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 चलो, ये आपका M बाहर, ये आपका B बाहर और ये आपका θ1 एंगल से ये आपका θ2 एंगल तक, ये आपका साइन थीटा इंटू आपका डी थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू ये आपका MB और यहाँ हो गया माइनस का कॉस ऑफ थीटा और ये अपना लोअर लिमिट θ1, ये अपना अपर लिमिट, और माइनस साइन की वजह से W इज इक्वल टू जो सॉल्व करोगे तो आपका MB कॉस ऑफ θ1 माइनस का कॉस ऑफ θ2, मतलब आपको बिल्कुल वो का वही रिजल्ट मिल रहा है। वहाँ M की जगह P मिल रहा था, B की जगह E मिल रहा था, वहाँ फॉर्मूला था PE कॉस ऑफ θ1 और यहाँ आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है आपका MB कॉस ऑफ θ1 माइनस का कॉस ऑफ θ2, सेम वर्क। बट अब आपको बोर्ड में अगर आप खड़े हैं तो आपको इस प्रूफ कैसे आया है ये पता होना चाहिए और कंप्यूटेशन दुनिया में अगर आप खड़े हैं
तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये आया कहाँ से, उसके बाद में भाड़ में की दुनिया, केवल फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए। और वो फॉर्मूला बन गया आपका W = mb cos of θ1 माइनस cos of θ2। इसमें ये पता होना चाहिए θ1 क्या बला है, θ2 क्या बला है। θ1 वो एंगल था जहाँ पर मेरा बार मैग्नेट रखा गया था, और θ2 जहाँ तक हमने इसको पहुँचा दिया। कई बार क्या होता है कि हमारा बार मैग्नेट न्यूमेरिकल्स में वो कहता है कि साहब 0 डिग्री के एंगल से रखा हुआ था, या एंगल θ1 नहीं देता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या मान लेते हैं कि पैरेलल रखा हुआ था। ठीक है, मैग्नेट फील्ड ने अपना काम करा हुआ था, उसने अपनी डायरेक्शन में इसको अलाइन किया हुआ था। यहाँ से आप θ2 एंगल तक घुमाओगे तो यहाँ से θ2 क्यों होगा भाई, अब तो थीटा ही हुआ, यानी आपको 0 एंगल से अगर यहाँ तक लेके जाओगे तो mb cos of 0 माइनस cos of θ, यानी वहाँ कई जगह हमारे पास में ये कहानी ये होती है कि ऐसे भी ये फॉर्मूला होता है mb cos of 0, ये cos of 0 माइनस का cos of θ, यानी पैरेलल कंडीशन में था और मैंने वहाँ से इसको θ एंगल तक रोटेट किया, यानी मेरा फॉर्मूला बन जाएगा W = ये आपका mb 1 माइनस का cos of θ। बट ये एक बहुत आम सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, जिसमें आपका डाइपोल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन रहा करेगा, और अब आप इसको यहाँ से θ एंगल पर घुमाएंगे। ठीक है, बट ज़्यादा अच्छा होगा आप फॉर्मूला सीधा याद रखें कि mb cos of θ1 माइनस cos of θ2। θ1 कौन सा वाला एंगल है जहां आपका डाइपोल पहले रखा हुआ है, θ2 कौन सा एंगल है जहां तक आप इसको लेकर गए हैं। मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब मैं इसको ओरली क्वेश्चन कर लेता हूं। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, और पहले अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही काम कर चुके हैं, इसलिए इसको ओरली कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, थोड़ा टाइम बचेगा। यहाँ पर ये इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको 90 डिग्री तक घुमाना चाहता हूँ। ठीक है, यानी फिर मैं 90 के बाद में 90 से 180 तक घुमाऊँगा, और 180 से फिर मैं इसको 270 तक घुमाऊँगा, और 270 से फिर मैं इसको 360 तक घुमाऊँगा। मतलब इस डाइपोल को ऐसा रखा हुआ था, और फाइनली मैं इसको वापस यहाँ से यूँ रोटेट करते हुए 4 साइकिल में वापस ले आऊँगा, यानी 4 कोऑर्डिनेट हैं आपके। और यहाँ ये आप देखें साहब किस किस जगह पर क्या क्या होगा। ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और मेरा जो बार मैग्नेट था वो बार मैग्नेट कुछ इस कंडीशन में रखा हुआ है। यहाँ पर ये मेरा एस पोल है, या इसको अपन अब ऐसे बना देते हैं, ये मेरा बार मैग्नेट यहाँ यूँ रखा हुआ है। ठीक है, इस कंडीशन में रखा हुआ है। ये एस पोल है, ये इसका एन पोल है, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम एम लिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे, ये मतलब आपने θ1 = 0 से θ2 = 90 डिग्री तक इसको रोटेट कर दिया। वर्क डन W1 = आपका आ गया mb। कैसे आया साहब, ये रहा फॉर्मूला आपका, W = mb cos of 0 माइनस cos of 90, यानी इस कंडीशन में आपको वर्क करना पड़ा। मतलब यहाँ पर ये था, इस जगह था, और आपने यहाँ तक ले गए इसको। अब इस कंडीशन में आपने वर्क कहा साहब मैंने W1 किया है, अब यहाँ से यहाँ तक जाओगे साहब तो आप वर्क W2 करोगे। अब जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो देखो ये N था, इस पर फोर्स यूँ लग रहा है, S पे यूँ लग रहा है, आपका फोर्स कपल इसको यूँ लेके जाना चाहता है, बट आप यूँ आ रहे हो, मतलब अगेंस्ट ऑफ द टॉर्क आप काम कर रहे हो, मतलब आप काम कर रहे हो सिस्टम पर, तो आपका वर्क पॉजिटिव आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है इस कंडीशन में। अगर मैं θ1 कहाँ पे खड़ा हूँ साहब, 90 डिग्री पर, कहाँ तक जाना चाहता हूँ साहब, 180 तक। देखता हूँ कितना काम करना पड़ता है, W2 = हो गया मेरा mb cos of 90 माइनस का cos of 180। यानी यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो W2 जो वर्क आ रहा है वो आ रहा है mb cos of 90 की वैल्यू 0 होती है दोस्त, माइनस cos of 180, cos of 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस बोरो प्लस, यानी W2 = आपका हो गया mb। आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में भी वर्क करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 0 से 180 तक गए हैं तो आपने कितना वर्क किया साहब, W1 + W2। W1 कितना है mb, W2 कितना है mb, मतलब आपने वर्क कर दिया टोटल ट्वाइस ऑफ mb। ये क्वेश्चन ना जाने पुराने टाइम में कितनी बार पूछा गया है, क्यों पूछा गया है इसकी तो वही जाने। ठीक है, लेकिन पुराने टाइम में पेपर का लेवल ही ऐसा आता था, आज के जैसा लेवल नहीं आता है। पुराने टाइम में जो पेपर का लेवल आता बा मुश्किल, नीट के अंदर 3 न्यूमेरिकल आया करते थे, उसमें एक तो यही होता था कि आपका डाइपोल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रखा हुआ है, और इसका हम यहाँ से एंटी पैरेलल करेंगे। वर्क डन बताओ भाई, पैरेलल रखा है मतलब θ 0, एंटी पैरेलल करोगे मतलब 180। तो आप यहाँ आ जाओ, W = mb cos of 0 माइनस का cos of 180, cos of 0 की वैल्यू 1, cos of 180 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, यानी आपका mb 1 + 1 ट्वाइस ऑफ mb। W1 + W2
ट्वाइस ऑफ एम बी। यहाँ दोनों वर्क पॉजिटिव आए, आपको करना पड़ेगा काम, फील आएगा आपको यस मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लो मेरा बार मैग्नेट ऐसे हो जाता, ये एस है और ये एन है, ठीक है, यानी मैं यहाँ से W1 वर्क करता हुआ फिर W2 वर्क करता हुआ ऐसे इसको एंटी पैरेलल कर चुका हूँ। अब सोचना क्या होगा अगर मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, हल्का सा, ये इतना बड़े एंगल से नहीं, छोटे से एंगल से टिल्ट किया। देखो क्या करने वाला है आपका मैग्नेट फील्ड, आपने इसको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की, ये आपका N, ये आपका S, हल्का सा ये एंगल, ये तो फिर भी 10 डिग्री 20 डिग्री है, आप तो सिर्फ इसको 0.5 डिग्री से रोटेट कर दो। अब आपके एस पोल के साथ में क्या हो रहा है, यहाँ एक फोर्स ये लग रहा है, यहाँ एक फोर्स ये लग रहा है, और जैसे ही आपने टिल्ट करने की कोशिश की ये यहाँ से यहाँ तक खुद ही चला जाएगा। मतलब अगर आपने इसको हल्के से एंगल से भी यूं कर दिया तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक खुद ही पहुंचा देगा। अच्छा, इस कंडीशन में आपका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से टॉर्क भी बहुत ज़्यादा कम होगा, बट जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा इसका ये फोर्स कपल भी बढ़ता जाएगा। बट फिलहाल बात हम फोर्स कपल की नहीं कर रहे हैं, हमने कहा कि अगर ये एंटी पैरेलल हो गया है और यहां से मुझे यहां जाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। मतलब तुम चाहते क्या हो, बोले है ना हम ये चाहते हैं थीटा जो था वो 180 डिग्री का एंगल था थीटा 1, और थीटा 2 कहां तक जाना चाहते हो भाई, बोले 270 तक जाना चाहते हैं। मतलब देखते हैं इस कंडीशन में क्या होगा। बट आप ये समझदार हो कि जब आपने इसको हल्का सा यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया तो उसके आगे आप यहां तक ले जाने में आपका कोई रोल नहीं है, वो अपने आप ही चला जाएगा। मतलब वर्क नेगेटिव आना चाहिए। देखते हैं आपके थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 से 270 तक जाने में वर्क डन कितना होता है, तो W3 वर्क इज इक्वल टू आपका हो गया MB कॉस ऑफ 180 माइनस का कॉस ऑफ 270, यानी आपका W3 इज इक्वल टू ये हो गया MB कॉस ऑफ 180 की वैल्यू होती है उस माइनस का 1, बट कॉस ऑफ 270 की वैल्यू होती है 0, यानी आपका हो गया माइनस का 0, यानी W3 जो वर्क आ रहा है आपका वो आ रहा है आपका माइनस ऑफ MB। ये तो होना ही था, ये तो होगा ही होगा। ये वर्क आखिर नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि सिस्टम अपने आप काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम पे काम नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ अगर आप देखोगे तो इस कोऑर्डिनेट में आपका जो वर्क डन है जिसको आप W3 कह रहे हैं वो आपका नेगेटिव आ गया। अब हमारा डाइपोल रखा जा चुका है कैसे, वो रखा हुआ है बिल्कुल ऐसे, यहाँ हमारा है S पोल और यहाँ है हमारा N पोल, और यहाँ से अब हम इसको यहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो आप क्या लेके जाओगे, ये S है, ये यहाँ ये टॉर्क लग रहा है, यहाँ ये टॉर्क लग रहा है, ये तो खुद ही ले जाएगा इसको। तो यहाँ अगर आप लोग आप देखते हो कि आपका थीटा 1 जो है दोस्त, वो थीटा 1 है आपका कौन से एंगल पे रखा हुआ था 270 पर, कहाँ जाना चाहते हो 360 तक। देखते हैं क्या होगा, पर क्या देखोगे ये तो खुद ही रोटेट कर देगा इस कंडीशन में। तो यहाँ अगर आप लोग रखते हो कौन सा वाला 270 और यहाँ रखते हो कौन सा 360, तो आपका इस जगह देखते हैं कितना वर्क होता है। 270 की वैल्यू होती है आपकी 0 माइनस का कॉस 360 की वैल्यू होती है 1, यानी आपका यहाँ वर्क जो W4 वर्क बना इस कंडीशन में, ये जो W4 बना दोस्त वो आपका माइनस MB बना, यानी यहाँ से यहाँ तक जब आप गए तो आपको वर्क जो करना पड़ा वो आपका फिर से नेगेटिव आया। मतलब जब आप इस जगह थे तो आपको यहाँ से यहाँ तक का वर्क क्यों करना पड़ा, अपने आप सोचें। फिर आप 90 पे थे, फिर आप जब यहाँ जाते हो तो आपको वर्क क्यों करना पड़ा, मतलब पैरेलल से एंटी पैरेलल करने में आपको वर्क करना पड़ रहा है, बट एंटी पैरेलल से पैरेलल होने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पैरेलल से एंटी पैरेलल आपको सिस्टम के अगेंस्ट से वर्क करना पड़ेगा, बट एंटी पैरेलल से पैरेलल सिस्टम वर्क कर देगा। तो आपका पूरे साइकिल में वर्क डन कितना हुआ साहब, तो टोटल अगर आप ऐड करोगे तो W रिजल्ट निकलेगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका MB प्लस MB माइनस MB माइनस का MB इज इक्वल टू 0, यानी टोटल साइकिल में वर्क डन जो हुआ 0। तो ये तो होना ही था, क्योंकि आपका यहाँ पर जो फोर्स जा रहा है वो पूरे साइकिल में जो, हालांकि आपका मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, बट आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर कि जो नेट फोर्स आ रहा है, नेटवर्क जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं कहता कि मैं यहाँ से 0 से इसको घुमा के लेके जाऊँगा, ये यूँ घुमाऊँगा फिर यूँ घुमा के फिर यूँ घुमा दूंगा, यानी 0 से मैं 360 तक घुमाऊँगा, तो वर्क डन कितना होगा साहब, ये वाला एंगल हुआ मेरा 0 और ये वाला एंगल हुआ मेरा 360। तो अब मेरा वर्क डन कितना होगा साहब, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी वर्क डन कितना होगा 0। यानी अगर एक डाइपोल को आप पहले करेंगे पैरेलल से एंटी पैरेलल, देन फिर एंटी पैरेलल से पैरेलल करेंगे, तो पूरे साइकिल में वर्क डन जो है वो आपका 0 आया। और इसी में ही छोटे मोटे क्वेश्चन ये बनते हैं कि मेरे पास रखा हुआ है एक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री के एंगल पर, और वहाँ से मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ 180 के एंगल तक, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा भाई, कहाँ रखा हुआ है हुजूर, तो कहाँ रखा हुआ है, तो आपने कहा साहब थीटा 1 इज इक्वल टू, ध्यान से सुने क्वेश्चन को, 60 डिग्री पर
कहाँ तक ले जाना चाहते हो? बोले प्रभु इसको हम ले जाना चाहते हैं 180 डिग्री के एंगल तक, मतलब 60 पे रखा हुआ था, इस तरह से कुछ रखा हुआ था ये, और यहाँ से मैंने इसको एंटी पैरेलल कर देना है, ठीक है। तो आपका θ2 कितना है दोस्त? θ2 है आपका 180 डिग्री, और आपका वर्क कितना होगा? W, ये आपका फॉर्मूला होता है MB। कहाँ रखे हो? 60 पे रखे हुए हैं प्रभु, कहाँ जाना चाहते हो? 180 तक जाएंगे, आओ। तो W पाओगे M इंटू बी, कॉस ऑफ 60 वैल्यू हाफ माइनस ऑफ 1, यानी आपका W 3/2 ऑफ MB, ये आपका आंसर हुआ। बट अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको ऐसे दूँ कि एक बार मैग्नेट रखा हुआ है आई से, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस अंदाज में, और यहाँ हमारे पास में एक बार मैग्नेट रखा हुआ है कुछ इस तरह से ये, और इसका एंगल यहाँ से बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और इसे इसकी प्रेजेंट कंडीशन से हम चाहते हैं कि इसे 180 डिग्री पे पलट दिया जाए। अब हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सुनिएगा, मैंने क्या क्वेश्चन दिया है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री एंगल से, तो ये आपने 60 डिग्री एंगल बना दिया, ये इसकी प्रेजेंट कंडीशन है। प्रेजेंट कंडीशन से 180 डिग्री, मतलब यहाँ से 180 यूँ, मतलब ये जो तीर यूँ था ना, इस तीर को यूँ करते हैं। तो पहले वाला एंगल प्रभु था 60 डिग्री का, फिर जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे ये, तो ये 180 तो ये घुमा दिया, 60 ये हुआ, यानी आपका टोटल एंगल हो गया 240। मतलब θ1 था आपका 60 डिग्री और θ2 इक्वल टू आपका आया 240। मतलब समझो मैंने कहा था एक बार मैग्नेट कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्सेज के साथ में 60 डिग्री एंगल पर। मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट कंडीशन से इसे 180 डिग्री, तो प्रेजेंट कंडीशन से 180 डिग्री तो यही होगा साहब, इस जगह से आप 180 पे जाओ तो नेट एंगल बना θ2 240। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब कैसे सॉल्व होगा? तो अब कुछ इस अंदाज में सॉल्व होगा। पहला एंगल 60 पर रखा हुआ था, फाइनली आप कहते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन से 180, ये 180 प्लस का ये 60, यानी टोटल एंगल इनिशियल से फाइनल तक का देखा जाता है, तो ये आपका 240। इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नीट में बेहद साधारण क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा हर प्रॉब्लम को, और अगर आप उसको देख कर एक बार घबरा गए तो फिर आपका बैंड बजना तय है, आपके क्वेश्चंस का गलत होना तय है। आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को सोचेंगे, जितने आराम से सोचेंगे आप उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ये था सब हमारे पास में, एक मैग्नेट को मैंने रख दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और पूछ लिया मैंने θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अब कि मेरे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ मेरा जो डाइपोल रखा हुआ था वो कुछ मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट S और N यहाँ इस तरह से θ एंगल पे थी, और इस कंडीशन में यहाँ 1 और 2 ये फोर्स कपल 2 इक्वल टू आपका माइनस का MB साइन ऑफ θ काम कर रहा था। अगर मैं यहाँ वर्क डन पूछता हूँ तो बात अलग आएगी, बट मैंने कहा है यहाँ मैंने वर्क किया अगेंस्ट ऑफ द फोर्स वर्क किया, ठीक है। तो यहाँ वो जो फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा हूँ उसकी वजह से एक एनर्जी स्टोर होनी चाहिए, और वो एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। उस पोटेंशियल एनर्जी को मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से, ये आपका S, ये आपका N, यहाँ आप जब d θ एंगल से रोटेट करेंगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा? वो आपको dW करना पड़ेगा। ये सारा का सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, माइनस का 2 डॉट d θ। माइनस साइन क्यों लगाया साहब? ये लग रहा था क्लॉकवाइज, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस साइन, यानी du इक्वल टू आपका हो गया प्लस ऑफ MB साइन θ इंटू आपका d θ। समझे? अब मैंने कहा साहब अगर मैं किसी कंडीशन में इसको रोक देता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं से लेके आया हूँ उसको, तो उस कंडीशन में अगर मैं उसको रोकता हूँ उस कंडीशन में मुझे कितनी एनर्जी स्टोर होगी तो वो निकालनी है मुझे। यानी किसी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है साहब? अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका, उस जगह जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कहलाती है कौन सी वाली? पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज करो कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस डाइपोल की इस मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल वैसे मैग्नेटिक डाइपोल की निकालनी है, यानी बार मैग्नेट की इस मैग्नेटिक फील्ड में θ एंगल पर मुझे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो वो टोटल हो जाएगी 90 से लेकर आपका θ तक ऑफ आपका du, यानी u इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 90 से लेकर आपका ये θ तक, और ये होगा आपका MB साइन θ इंटू आपका d θ। फिर से आपका दिमाग चलेगा कि 90 से ही क्यों किया साहब? तो मैंने कहा वैसे तो देखो आप जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो
तो ये एक रेफरेंस क्वांटिटी होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। वैसे तो आप जब किसी पॉइंट की या किसी कंडीशन में आप पोटेंशियल एनर्जी देखते हो तो वो किसी न किसी पॉइंट के रेफरेंस में देखते हो। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस चुनना वैसे तो आपकी अपनी इच्छाओं पे डिपेंड करता है, बट जनरली पॉइंट ऑफ रेफरेंस उस पॉइंट को लिया जाता है जिस कंडीशन पर फोर्स या टॉर्क मैक्सिमम होता है। यहाँ पर हम क्योंकि फोर्स के केस में वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम टॉर्क के केस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट किसको चुनना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को चुनना चाहिए जहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम। अब आप ही सोचो कि आपने किस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लिया है? 90 डिग्री को। अब 90 डिग्री को क्यों लिया है साहब? क्योंकि 90 डिग्री वो पॉइंट है, वो पोजीशन है जहां पर आपका टॉर्क मैक्सिमम होता है। आपने यहाँ 0 से 90 नहीं जा सकते। 0 पे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि 0 जो होता है वहां पर आपका फोर्स कपल 0 होता है। तो आपको मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी में जब आप कभी भी जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो किसी न किसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए करते हैं, और सामान्यतः रेफरेंस पॉइंट उस स्थिति पे लिया जाता है जहां पर फोर्स या आपका टॉर्क मैक्सिमम हो। यहां मैंने 90 क्यों लिया है? क्योंकि जब 90 डिग्री पे मेरा डाइपोल रखा जाएगा उस कंडीशन पे उस पर टॉर्क मैक्सिमम लगता है, इसलिए मैं यहाँ 90 से थीटा तक जाऊंगा। क्लियर? इसको आगे मैं सॉल्व करना नहीं चाहता, इसको सॉल्व करके मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। करूँ क्या? कर लेता हूँ। ये एम बी, ये 90 से ये थीटा, ये साइन थीटा इंटू ये डी थीटा, यानी यू इज इक्वल टू ये आपका एम बी माइनस का कॉस थीटा 90 से थीटा। सिंपल, आपको पता है ये तो माइनस का एम बी कॉस ऑफ थीटा। यानी समझो बात को, पोटेंशियल एनर्जी किसी एंगल थीटा पर कितनी आएगी? माइनस का एम बी कॉस ऑफ थीटा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने निकाली माइनस का एम बी कॉस ऑफ थीटा। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी आप लोग निकाल पा रहे हो कितनी? माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है सर, आइए बातें करते हैं इस पर कुछ बातें। देखिए साहब, मेरा ये पहली कंडीशन समझो, समझ ही रहे होंगे मेरे हिसाब से इतनी देर से। ये एस पोल है और ये एन पोल है, ऐसे रख दिया साहब मैंने इसको, और ऐसे रख दिया मतलब मेरा डाइपोल रखा हुआ है अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 है, और थीटा इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी दोस्त माइनस ऑफ एम बी, जो कि आपकी मिनिमम है। अब देखो साहब, पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन मिनिमम है और ये इसका इक्विलिब्रियम भी है, तो आप इस बात को समझें। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है, और बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, तो ये वाला इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की 2-3 बातें होती हैं कि एक तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी अगर मैं इसको यहाँ से हल्का सा डिस्प्लेस कर दूँ तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जानी चाहिए। तो ये दोनों बातें हैं साहब, ये अपनी ए बात हुई। डायग्राम बी में अगर आप देखोगे इसको, तो मैंने बार मैग्नेट को यहां रख दिया ऐसे, ये हमारा एस है, ये हमारा एन है, इस बार हमारा थीटा इज टू 90 डिग्री है, और यहाँ पर अगर आप यू निकालोगे तो आपका माइनस का एम बी कॉस ऑफ थीटा वो आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ ये जो पोजीशन कहलाती है इसकी, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाती है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जब भी कभी 0 होती है वहाँ उस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और अगर इसको कंडीशन नंबर सी में देखें अपन, यहाँ से ये बी कंडीशन थी, और सी कंडीशन में अगर आप लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ हमारा बार मैग्नेट कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये एस है और ये एन है, इस तरह से, यानी थीटा इज इक्वल टू आपका 180 है, तो आपका यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ 180, और कॉस ऑफ 180 की वैल्यू -1, यानी आपका यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर प्लस ऑफ एम बी। अब दोस्त इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ जितना फोर्स लग रहा था उतना ही फोर्स यहाँ लग रहा है, टॉर्क लग नहीं रहा है, बट ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है इस पोजीशन पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती थी इसकी, उसका ये मैक्सिमम वाला वैल्यू है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है तो ये कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे भी था, इक्विलिब्रियम यहाँ पर भी है, बट यहाँ जो इक्विलिब्रियम है इस इक्विलिब्रियम में हम लोग बोलते हैं इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल क्यों बोला? एक काम कर, इसको यहाँ से इस कंडीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करके देख, ये फिर कभी भी अपनी पोजीशन पे लौट के नहीं आएगा, और क्योंकि इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इसलिए इसको बोला जाता है कौन सा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक सिंपल रटा रहा है क्वेश्चन, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ था एक बार मैग्नेट, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सटर्नल सोर्स से इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले गए, वर्क कितना करना पड़ा भाई? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस का एम बी, यहाँ हो गई प्लस का एम बी, चेंज इन एनर्जी
मतलब आपका U2 माइनस U1, तो U2 कितनी थी साहब, वो थी आपकी प्लस ऑफ एम बी, U1 स्टेबल इक्विलिब्रियम माइनस ऑफ एम बी, मतलब आपका हो जाएगा एम बी प्लस का एम बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम बी। मतलब आपको वर्क डन वाले फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से काम चला सकते हो पोटेंशियल एनर्जी पे। यानी θ1 एंगल पे रखा, U1 कितना था, माइनस का एम बी कॉस ऑफ θ1 थी पोटेंशियल एनर्जी। आपने इसको घुमा के θ2 पे ले गए, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, U2 माइनस का एम बी कॉस ऑफ θ2। भाई वर्क कितना करना पड़ा, चेंज इन एनर्जी। चेंज वर्ड जब भी कभी आए कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको किसी भी तरह का, चेंज वर्ड के लिए हमेशा फाइनल माइनस का इनिशियल किया जाएगा। यानी आपको वर्क कितना करना पड़ा, W इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम U2 माइनस का U1। चल भैया W इज इक्वल टू माइनस का एम बी कॉस ऑफ θ2 माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ θ1। चलो भैया, यानी W इज इक्वल टू माइनस का एम बी कॉस ऑफ θ2 माइनस माइनस प्लस एम बी कॉस ऑफ θ1, मतलब आपका W इज इक्वल टू एम बी कॉस ऑफ θ1 माइनस का कॉस ऑफ θ2। ये तो फॉर्मूला था आपका। तो इस फॉर्मूले को निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला अगर पता है तो हम इसको बड़े आराम से एनर्जी में चेंज वाले फॉर्मूले से, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम बड़े आराम से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो आज ये था साहब हमारे पास में कौन सी वाली बातें, इनको हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करने वाले हैं जब हम करेंगे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। बट मेरी बात को दिल से सुन दोस्त, मैं कहना चाहता हूं तूने अभी 3 फॉर्मूले देखे, एक देखा तूने टॉर्क मतलब फोर्स कपल, वो देखा तूने एम बी साइन थीटा, एक तूने देखा वर्क डन, वो तूने देखा एम बी कॉस ऑफ θ1 माइनस का कॉस ऑफ θ2, और एक देखा तूने U इज इक्वल टू, और वो देखा माइनस का एम बी कॉस ऑफ θ। अब ध्यान से सुन मेरी बात को, यहां पर ये जब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में सिखाऊंगा, ये फिर से सिखा रहा हूं और बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। बट उसकी रूपरेखा मैं यहीं से बना देता हूं और इसके अंदर कौन सी चीज़ क्या है ये समझा देता हूं। तो समझ मेरी बात को, यहाँ m है उस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंटम, यानी वहाँ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते तो उस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। B वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। अब आप सिर्फ इसको फॉर्मूला नहीं माने, माइनस का एम बी कॉस ऑफ थीटा, माइनस का एम, मतलब ये एम है क्या, एक मैग्नेट, एक डाइपोल, एक मैग्नेटिक बार जिसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसी की वजह से भी हो सकता है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड एक टोराइड के जरिए हो सकता है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनोइड के जरिए हो सकता है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरी वजह से हो सकता है। बट एम क्या होगा, एम होगा इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंटम। और आओ अब अपन लोग तैयारी कर लेते हैं, पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं किसके लिए, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के लिए। और वो अपन तैयार करेंगे, ये वाला जो टॉपिक था इसमें तो 3 बातें थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपने एज इट इज क्या किया था, यहाँ पर सिर्फ क्या किया, P की जगह M ठोक दिया, E की जगह आपने B ठोक दिया, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें एज इट इज थी। और एक नई चीज़ हमारे यहाँ पर आ रही है, और आज के इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, वो था टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ देखने में भले ही ईजी लगता हो, बट वो चीज़ें उस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। और फिर से बोल रहा हूँ कि tan ऑफ थीटा इक्वल टू B2/B1 है, इसका मतलब डेफिनेटली जो आपका डिफ्लेक्शन हुआ है वो कौन से वाले मैग्नेटिक फील्ड से हुआ है, B1 वाले से हुआ है। मतलब आपको एक मैग्नेटिक फील्ड दे देता हूँ और वो उसकी डायरेक्शन में अपनी मैग्नेट लाइन मैग्नेटिक बार मैग्नेट को क्या करेगा, अलाइन कर लेगा। अब एक और मैग्नेट फील्ड लगा दूंगा, वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा। तो ये जो आएगा, ये इसने तो अलाइन कर रखा था, वो आएगा, वो उसको यहाँ से उठा देगा। अगर वो यहाँ से यूँ उठा देता है और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर ये जाने लग जाता है, तो इसका मतलब tan ऑफ थीटा रिजल्ट हो जाएगा। आपने कौन से वाले मैग्नेटिक फील्ड से आपने इसका एंगल लिया है, तो बोले साहब मैंने B5 से लिया है, और ये वाला कौन सा था साहब, B7 था। तो tan ऑफ थीटा इक्वल टू B7/B5 होगा। ये चीज़ आपके काम की बात थी, बाकी चीज़ें आप लोग करते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ना, काम आएगा, बहुत ज़रूरी है। स्पेशल ये जो चैप्टर होते हैं कौन से वाले, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और EMI और AC, इनसे करीब अपने 7 क्वेश्चन लगभग जो है नीट में बनते हैं। और लगभग ये मान के चलें आप लोग, ये 4 से 5 क्वेश्चन JEE में बनते हैं। 25 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 1/5 रेशो हो गया साहब। बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो इन सबको बहुत ढंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।